नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग एसएससी में TCS द्वारा 2018 से 24 तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर बिल्कुल नए पैटर्न पर SSC GD और SSC MTS के लिए सब्जेक्ट वाइज GK GS एवं करेंट अफेयर की सटीक और शानदार तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज से आपको SSC के सभी एग्जाम, चाहे वो SSC GD हो, SSC MTS, SSC LDC, CGL, CPO, ये सभी के लिए GK GS और करंट अफेयर की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो इस सीरीज का यह क्लास 3 वीडियो है। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन चंपा शहर को देश महाजनपद की राजधानी माना जाता है। तो चंपा ये किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है, याद रखना है, अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है, अंग, अब यहाँ से थोड़ा सा अगर रिलेट कर लेते हैं तो आपको आसानी से ऑप्शन से टिक हो जाता है। ठीक है, देखिए चंपा है ना, जो में अनुसार है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पर अनुसार है, ओ में अनुसार है नहीं यहाँ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर रिलेट करते हैं थोड़ा सा तो आपको क्या थोड़ा सा हिंट मिलता है आपको। तो अंग की राजधानी हो जाएगा चंपा, है ना, ओ अनुसार है, यहाँ चो अनुसार है। तो चंपा किसकी राजधानी है? तो अंग की राजधानी है। ठीक है, ये बात है महाजनपद की। महाजनपद के बारे में यहाँ 2 प्रश्न और पूछा जाता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ अगर पूछे तो बौद्ध ग्रंथ है कौन सा? तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, है ना। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। और पूछ लिया जाए कि अगर किस जैन ग्रंथ से 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है, तो जैन ग्रंथ में है भगवती सूत्र, है ना। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, अब 16 महाजनपद के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए एक बार उसको यहाँ पर क्यों रिवीजन करेंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पर आपको रिवीजन करने से आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 16 महाजनपद है, इसको थोड़ा सा पार्ट में बांट करके इसको स्टडी करेंगे। जैसे कि 16 महाजनपद में 3 महाजनपद जो है ये बिहार में, ठीक है, ये है बिहार में, 3 महाजनपद बिहार में है, फिर 8 है उत्तर प्रदेश में, 11 हो गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, 8 जो है यूपी में हो गया, और 3 बिहार, 11 हो गया, 11। और फिर ये 3 जो है ये एक एक राज्य में एक एक है। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में एकमात्र महाजनपद है अवंती, राजस्थान में है मत्स्य, और साउथ इंडिया में है असमक। तो उधर कितना हुआ था? 11, और 3 गया 14। ठीक है, अब बाकी 2 जो है ये है कम्बोज और गंधार, ये कहाँ है? भारत के बाहर है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 16 महाजनपद हो जाता है। अब इसकी राजधानी पूछा जाता है, तो राजधानी यहाँ पर याद कर लेते हैं एक बार। देखिए बिहार में जो 3 है महाजनपद, वो मगध है, अंग है और बज्जी है, जिसमें कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है मगध को। ठीक है, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी, मगध की राजधानी राजगीर थी। और वर्तमान जो स्थिति है मगध, यानी कि गया जो है, वर्तमान पटना और गया का जो एरिया है, ये मगध महाजनपद में आता था। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा, अंग चंपा। ठीक है, यहीं से प्रश्न पूछा गया था। अंग की राजधानी है चंपा, और वर्तमान स्थिति जो है इसका, ये मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र है ये अंग के अंतर्गत आता था। बज्जी की राजधानी है वैशाली, जो कि तिरहुत क्षेत्र है, तिरहुत प्रमंडल वाला क्षेत्र, ये बज्जी महाजनपद में आता है। ठीक है, और काशी ये यूपी में है ना। यूपी में देखिए 8 है, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं यूपी में 8 कौन कौन सा है। देखिए काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पंचाल, सूरसेन और चेदी, ये उत्तर प्रदेश में ये 8 महाजनपद है। ठीक है, तो काशी जो है, काशी की राजधानी वाराणसी, और अभी बनारस जो है स्थिति इसका है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो कि फैजाबाद का जो क्षेत्र है, फैजाबाद, ये कौशल में महाजनपद में आता था। और मल्ल की राजधानी कुशीनारा या तो कुशीनगर, यहीं पर जो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, ये कुशीनगर में हुआ था। ये कहाँ? देवरिया उत्तर प्रदेश में है। और वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद में है। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा में। पंचाल की राजधानी है अहिछत्र, जो कि वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और सूरसेन जो है, इसकी राजधानी मथुरा है ना, वर्तमान जो क्षेत्र मथुरा है, ये सूरसेन महाजनपद में आता था। चेदी की राजधानी है शक्तिमती, और इसका है बुंदेलखंड का जो है क्षेत्र, ये चेदी महाजनपद में आता है। अवंती जो है ये मध्य प्रदेश में है ना। अवंती महाजनपद, इसकी राजधानी है, 2 राजधानी इसकी थी अवंती की, महिष्मती और उज्जैन। तो जो ऑप्शन में हो आंसर कर सकते हैं।
अवंती की राजधानी माहिष्मती और उज्जैन, और इसका जो मालवा और मध्य प्रदेश का क्षेत्र अवंती ये था, ठीक है। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो कि जयपुर में है, ठीक है। जयपुर जो है ये मत्स्य महाजनपद में आता था। अस्मक की राजधानी है पैठन जो कि गोदावरी नदी का किनारा और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वो अस्मक महाजनपद में था। कम्बोज की बात करते हैं तो ये है, इसकी राजधानी पुंछ थी। ये हाटक या राजापुर राजौरी ये आता है कहाँ हमारे मालूम, ये भारत के बाहर है। जैसे भारत का नक्शा देखते हैं तो यहाँ जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का एरिया है तो वहाँ पर ये था कम्बोज, और गंधार भी यही एरिया में था, ठीक है। भारत के बाहर था, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के आसपास था, ठीक। और गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से राजधानी के बारे में पूछा जाता है। एक बार राजधानी फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मगध की राजधानी राजगीर, मगध की राजगीर। अंग की चंपा, अंग चंपा। बज्जी की राजधानी वैशाली, बज्जी की राजधानी वैशाली, वैशाली वही जहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, वैशाली में थी, ठीक है। तो ये चीज़ें वैशाली, और वैशाली में क्या हुआ था, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो वैशाली में ही हुआ था, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में ही हुआ था, ठीक है। काशी की राजधानी कहाँ, वाराणसी, काशी का वाराणसी। कौशल श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। और वत्स की कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की इंद्रप्रस्थ। और पंचाल की राजधानी अहिछत्र, पंचाल की राजधानी अहिछत्र। सूरसेन की मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा। चेदी की राजधानी शक्तिमती, चेदी की राजधानी शक्तिमती। और अवंती का माहिष्मती या तो उज्जैन, अवंती का राजधानी माहिष्मती और उज्जैन। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अस्मक की राजधानी पैठन। कम्बोज की राजधानी पुंछ, कम्बोज की राजधानी पुंछ। और गांधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है। गांधार की राजधानी पूछ दे कि गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो तक्षशिला थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक बार क्यों पढ़ के याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्की मिट्टी यानी कि टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है विष्णुपुर, ये किस राज्य में है, ठीक है। तो ये किस राज्य में है, तो ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक। याद रखना ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब इसी तरह कुछ कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, जैसे यहाँ पर आया ना पक्की मिट्टी या टेराकोटा, तो कुछ कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, यहाँ पर एक साथ देखना अति आवश्यक है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि हल का टेराकोटा ये कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था बनवाली, जो कि बनवाली कहाँ है, हरियाणा में है, बनवाली हरियाणा में, ठीक है। तो हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो बनवाली से प्राप्त हुआ था। देखिए एक ही जैसा क्वेश्चन है इसलिए कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन वाली चीज़ें एक साथ पढ़ना चाहिए। तो है ना, पक्की मिट्टी का टेराकोटा जो है ये पश्चिम बंगाल हो गया। ये कहाँ मंदिर के लिए प्रसिद्ध जो विष्णुपुर पूछा है तो विष्णुपुर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। लेकिन हल का टेराकोटा ये बनावली से प्राप्त हुआ है, और मिट्टी से बने हुए हल भी पूछे तो बनावली हो जाएगा, है ना। मिट्टी से बने हुए हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो बनावली हरियाणा से मिला था, ठीक है। और एक प्रश्न आता है कि मिट्टी के बर्तन ये कहाँ से मिला था, तो मिट्टी के बर्तन का प्रमाण जो है ये कालीबंगा राजस्थान से मिला था, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या नोट करती जाइएगा, क्योंकि ये सब ऐसा चीज़ है जो कि पढ़ लेने के बाद भी ना अगर एक साथ नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ाई किए भी रहेंगे, आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है और गलत आंसर करके आ जाते हैं। इसलिए कन्फ्यूजन वाला जो प्रश्न है उसको एक साथ नोट करके और रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर रिवीजन करिए। देखिए पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर पश्चिम बंगाल। हल का टेराकोटा या तो मिट्टी से बने हुए हल ये बनवाली हरियाणा हो जाएगा, और मिट्टी के बर्तन ये कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। और बात कर लेते हैं क्या यहाँ पर है आपका तेलंगाना। तेलंगाना से थोड़ा सा याद कर लेते हैं एक चीज़ कि तेलंगाना का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ, हैदराबाद है, और तेलंगाना की राजधानी हो गया हैदराबाद। उसके बाद तेलंगाना का भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी है। तेलंगाना का वर्तमान मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी है। और तेलंगाना का नया राज्यपाल कौन बना है, तो जिष्णु देव वर्मा, जिष्णु, ठीक है। करंट अफेयर में यह सब याद रखना है आपको। जिष्णु देव वर्मा जो है
ये तेलंगाना का नया राज्यपाल बना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में 3 स्थल आपको पुरातात्विक स्थल याद रखना है, लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा, ये तीनों कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सारनाथ में ये अपना धर्म का पहला प्रचार किया, यानी पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है। अच्छा, पूछा जाए कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो सर्वाधिक हो जाएगा श्रावस्ती, है ना। ऐसे रिलेट कर लेना, सर्वाधिक श्रावस्ती, सर्वाधिक श्रावस्ती, ठीक है। अच्छा, ये जो गौतम बुद्ध जो है ये अपनी जो अपना उपदेश जो देते थे ये किस भाषा में देता था? तो ये पाली भाषा में देता था, ये याद रखना है, पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी का नेपाल में। गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में, फल्गु नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, यानी कि मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में। और तीनों स्थान कौन कौन सा? देखिए, गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश दिया था कहाँ? सारनाथ में। सर्वाधिक दिया था श्रावस्ती में, और मृत्यु इनका हुआ कुशीनगर में। तो तीनों यानी कि सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर, ये तीनों किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और 483 से याद रखना है रिलेट करके कि जो बिहार का पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? पश्चिम की पूर्व की लंबाई है यही 483 किलोमीटर ही है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और बिहार की पश्चिम से पूर्व की लंबाई भी 483 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई बिहार का कितना है? तो वो भी याद हो जाएगा आसानी से, 345 किलोमीटर है, यानी 3, 4, 5 लगातार, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? बिहार का आप उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाई याद हो गया। उत्तर से दक्षिण हो गया 3, 4, 5, और बिहार का पश्चिम से पूरब की लंबाई हो गया ये 483 ईसा पूर्व में जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? पैदल मार्ग क्या कहलाता था? ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा मेधी, ठीक है। मेधी होगा इसका आंसर, कि बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? तो मेधी कहलाता था, ठीक है। तो मेधी कहलाता था ये, ठीक है। ये ध्यान रखना, यानी कहने का मतलब क्या है इसका? कि बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को, यानी कि जैसे मान के चलिए यहाँ पर स्तूप है, ठीक है। स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए जो जाता था ना, तो ये मार्ग जो है ये पूछा जाता है, मार्ग भक्तों के लिए पैदल मार्ग का नाम था मेधी, ठीक है। याद रखना है मेधी, ठीक है। अब एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है इसी तरह कि प्राचीन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी को मठ में भर्ती होने के लिए सभी सांसारिक और पारिवारिक संबंधों को त्यागना पड़ता था, इसे क्या कहा गया था? ठीक है, तो उसे कहा गया था प्रव्रज्या। ये सब क्या है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में आता है, अगर टफ क्वेश्चन आता है तो आपसे ये छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। तो ये क्वेश्चन क्या पैदल मार्ग वाला हो गया मेधी, और प्राचीन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को मठ में भर्ती होने के लिए सभी सांसारिक और पारिवारिक संबंधों को त्यागना पड़ता था, उसे कहा गया था प्रव्रज्या। प्रव्रज्या कहा जाता था, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी? मतलब इसमें सो जैसे क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, तो किसको उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं था? तो ये जो शूद्र है, शूद्र का ये उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, बाकी क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य को उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, शूद्र को नहीं दिया गया था उस समय, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, शूद्र का उल्लेख जो है ये ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, महाजनपद काल के दौरान बज्जी
गणराज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो अभी महाजन पद के बारे में बताए थे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है इसको। राजधानी है ना, वहाँ पर पीछे क्या था, अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। यहाँ पर आपको बता भी दिए पूरा लिस्ट है ना महाजन पद की राजधानी, तो याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो एक बार और आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा बज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वो था वैशाली। बज्जी की राजधानी वैशाली। अब वैशाली जब भी आए तो 4 कतई जहर प्रश्न आपको रिवीजन कर लेना है। कौन कौन सा? देखिए एक तो हो गया बज्जी की राजधानी वैशाली। दूसरा प्रश्न याद रखना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वो भी था वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में ही हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना है। यहाँ पर है सोथीबती। ये सोथीबती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चेदी की राजधानी जो थी ना शक्तिमती, शक्तिमती को ही सोथीबती भी कहा जाता है। यानी कि चेदी की राजधानी, चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो सोथीवती या तो शक्तिमती, ठीक है। और विराटनगर ये है मत्स्य महाजनपद की राजधानी है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर है। और काशी की राजधानी थी वाराणसी, ठीक है। काशी की राजधानी है वाराणसी है। तो ये चीज़ें सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अजातशत्रु ने निम्नलिखित में से किस पर आक्रमण करने के संबंध में बासाकर नामक अपने मंत्री को बुद्ध के पास उनका परामर्श लेने के लिए भेजा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन है कि अजातशत्रु ने किस, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ना मल्ल, शाक्य, कोलिय या तो बज्जी, यानी कि इसमें से कहाँ पर आक्रमण करने के बारे में बुद्ध से है ना परामर्श लेने के लिए अपने मंत्री बासाकर को भेजा था। तो कहाँ पर आक्रमण करने के लिए परामर्श लिया था? तो ये बज्जी पर आक्रमण करने के लिए अजातशत्रु ने परामर्श लेने के लिए बुद्ध के पास भेजा था अपने मंत्री बासाकर को, ठीक है। बज्जी पर आक्रमण करने के लिए, ठीक, ये ध्यान रखना है। और बज्जी की राजधानी कहाँ है? तो वैशाली है, ठीक है। अब बात करते हैं ये अजातशत्रु की। अजातशत्रु कौन था? किस वंश का शासक था ये? तो ये था हर्यक वंश का, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, ठीक है। और बिंबिसार का पुत्र था ये अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, ठीक है। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, ठीक है। बिंबिसार की हत्या जो है इसका पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था, और अजातशत्रु का हत्या जो है इसका पुत्र उदयन ने कर दिया था। इसलिए इस वंश को यानी कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और अजातशत्रु की बात करते हैं तो अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, और प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था महाकश्यप। लेकिन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, और अध्यक्ष था महाकश्यप था, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और याद रखना आपको कि बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक है ना, बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य था वो था जीवक, ठीक है। ये जीवक किसके दरबार में रहता था? तो जीवक ये बिंबिसार के दरबार में रहता था, ठीक है। तो जीवक काफ़ी फेमस था, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है, ठीक है। जीवक से एक यार और प्रश्न याद रखना आपको कि जीवक कहाँ रहता था, ठीक है, मतलब इसका घर कहाँ था? तो ये राजगीर में रहता था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये बिंबिसार का ये प्रसिद्ध ये था, चिकित्सक था, वैद्य था ये जीवक, लेकिन जीवक रहता था राजगीर में, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर, है ना। महावीर स्वामी जी ये 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और आपको बताए थे कि तीर्थंकर जो है 5 तीर्थंकर को याद रखना है आपको, जो कि पूछा जाएगा, ठीक है। वो कौन कौन सा है? देखिए पहला तीर्थंकर पूछा जाएगा तो वो है ऋषभदेव, जिसने जैन धर्म की स्थापना भी किया था। ऋषभदेव ने, वो पहला तीर्थंकर था। दूसरा तीर्थंकर पूछे तो दूसरा हो जाएगा कौन? अजितनाथ, है ना। दूसरा तीर्थंकर है अजितनाथ। तीसरा है संभवनाथ, और 23वें तीर्थंकर जो है वो कौन है? वो है पार्श्वनाथ, ठीक है। वो है पार्श्वनाथ, ठीक है। पढ़िए ऐसा कि आपको सभी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरह से हो जाए, ठीक है। पढ़िए ऐसा कि पढ़ते पढ़ते सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाए, ठीक है। याद करना ही ना पड़े, इस तरह से पढ़िए। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? रिवीजन करना। जितना अधिक से अधिक रिवीजन करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सारे प्रश्न आसान लगने लगेंगे, ठीक है। अब जैसे ये पार्श्वनाथ है, ये 23वें तीर्थंकर है।
इसका कितनी बार पूछा गया इसकी गिनती नहीं है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और ज़्यादातर रिपीट होता है यही 23वें तीर्थंकर। ठीक है, तो याद रखना आपको 5 तीर्थंकर, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है, इसका बहुत बार पूछा जाता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, तो 23वें हो गया ये। 24वें तीर्थंकर के बारे में पूछा जाएगा तो ये महावीर स्वामी हो गया, यानी 5 तीर्थंकर है। एक बार फिर समझिए, जैन धर्म के पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम था ये वर्धमान। ठीक है, ये वर्धमान जो लिखा है ये बचपन का नाम था। ठीक है, आज महावीर स्वामी की बात कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। और महावीर स्वामी की मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। पावापुरी कहाँ है? राजगीर के पास है पावापुरी में। ठीक है, और महावीर का माता का नाम था त्रिशला, पिता का नाम था सिद्धार्थ और बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, अच्छा महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, जुम्भिक ग्राम में। ठीक है, और एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे क्या कहा गया? केवल्य कहा गया ना, केवल्य। महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे केवल्य कहा गया। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है ना? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? तो बराबर गुफा से याद रखना है, बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये है बिहार में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बराबर की गुफाएं बिहार में। बराबर की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। बराबर की पहाड़ी गुफाएं जो है बिहार के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और ये है मौर्य कालीन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? तो बौद्ध वास्तुकला में कौन सा एक स्थान जो है ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? तो वो है विहार कहला जाता है। वो ना विहार है ना, उसको कहा जाता है विहार। जहाँ पर जैसे कक्ष है वो रहने का स्थान है बौद्ध भिक्षुओं का, और ध्यान कक्ष है उसे विहार कहा गया है। ठीक है, याद रखना है, ये विहार जो है ये कहा गया है। नेक्स्ट है बुद्ध डेस नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो बुद्ध किस गण से संबंधित थे? तो बुद्ध जो है ये शाक्य गण से संबंधित थे। जैसे आप पढ़े होंगे कि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल में कपिल वस्तु में शाक्य गण में एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में हुआ था। ठीक है, अच्छा गौतम बुद्ध का जो जन्म है और मृत्यु और महावीर का जन्म उसमें कभी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा यहाँ। ठीक है, बुद्ध का जो जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, आपको बताए थे ईसा पूर्व में। और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना हो, देखिए ये है महावीर स्वामी का, तो कन्फ्यूजन ना हो जन्म में और कभी एक्सचेंज ना हो, तो ध्यान रखना है। देखिए बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म पूछे तो गौतम है ना, गौतम बुद्ध है ये। ठीक है, गौतम बुद्ध है, तो गौतम 63 है ना, गौतम में तो आ रहा है तो वहाँ से रिलेट कर लीजिएगा, तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। गौतम बुद्ध, गौतम 63 तो वाला है ना, गौतम में तो आ रहा है तो ये 63 वाला हो जाएगा। यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और इनकी मृत्यु जो हुआ था वो भी उसमें भी तो आएगा 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और महावीर स्वामी का अलग है, इसमें महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इस तरह से गौतम बुद्ध को आसानी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गौतम 563 वाला 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु जो हुआ 483 है ना, गौतम 63 ऐसे रिलेट करके थोड़ा सा क्या कन्फ्यूजन कभी नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था? जिनमें से एक ने जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए, क्या क्या निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था? यानी कि जैन धर्म का वो संरक्षण किया था, इसमें से कौन सा राजवंश?
और जिनमें से एक ने जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है। तो ये जो चालुक्य वंश है, चालुक्य राजवंश ने ये जैन धर्म को संरक्षण दिया था, ठीक है, चालुक्य राजवंश, ठीक है, याद रखना है चालुक्य राजवंश। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम था, है ना, चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। अच्छा, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। इसी तरह कुछ वंश है जिसके बारे में संस्थापक के बारे में पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। पहले तो चालुक्य का हो गया पुलकेशिन प्रथम, प्रतिहार का हो गया नागभट्ट प्रथम, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछा जाएगा तो वो दंती दुर्ग, है ना, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। पल्लव वंश का सिंह विष्णु, पल्लव वंश का संस्थापक है सिंह विष्णु। और चोल वंश का संस्थापक विजयालय, ठीक है, याद रखना है, चोल वंश का संस्थापक विजयालय। नेक्स्ट है सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी? तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किसने सांची स्तूप का नींव रखा? तो कई बार आपको बताए होंगे, जो रेगुलर क्लास रखे हैं, ठीक है, या जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको अशोक के बारे में सभी चीज़ पता होगा, ठीक है, क्योंकि अशोक के बारे में आपको जब भी बताते हैं पूरे डिटेल में, और अशोक से एक भी प्रश्न छूटेगा भी नहीं, ठीक है। देखिए सांची का स्तूप पूछे तो अशोक है ना, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। सांची का स्तूप पूछे तो अशोक, धामे का स्तूप पूछे तो अशोक, केसरिया स्तूप अशोक, महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया था। सारनाथ अस्थि जो सिंह स्तंभ है वो अशोक ने बनवाया था, और श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करवाया था। यानी फिर समझिए, देखिए सांची का स्तूप, धामे का स्तूप, केसरिया स्तूप जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप, है ना, जो कि चंपारण में है, महाबोधि मंदिर गया का जो है, और सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ और श्रीनगर की स्थापना अशोक ने ही करवाया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अशोक किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था अशोक, ठीक है। और मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, ठीक है, याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, अब बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक है। एक बार रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अशोक किसका पौत्र था? तो अशोक किसका पौत्र हो जाएगा? पौत्र मतलब पोता, तो पौत्र हो गया इसका, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र हो गया अशोक, ठीक है। और पुत्र पूछ दे तो बिंदुसार का पुत्र हो जाएगा अशोक, ठीक है। अब बिंदुसार ही जैसा एक नाम है बिंबिसार, इसलिए जब भी पढ़ें तो दोनों को साथ में रिवीजन करें, क्योंकि इसमें क्या है, कन्फ्यूजन कभी कर सकता है, दोनों ऑप्शन में डाल दिया तो, ठीक है, और अक्सर क्या है दोनों ऑप्शन में देता है। तो बिंबिसार कौन था? ये बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, और ये बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का, अशोक का पिता है ये बिंदुसार, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अशोक का जन्म कहाँ हुआ था मालूम? अशोक का जन्म हुआ था पाटलिपुत्रा में 304 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था, और पाटलिपुत्रा में इनका जन्म हुआ था। तो यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि जो तीसरी बौद्ध संगीति है वो किसके शासनकाल में हुआ था? और तीसरी बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है, इसलिए वो अशोक का जन्म हुआ था वहाँ, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, रिलेट कर लेना। देखिए तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, और पाटलिपुत्र में ही अशोक का जन्म हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो मौगलीपुत्र तिस था, है ना, याद रखना है। अध्यक्ष भी ये इस बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस में कि तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो मौगलीपुत्र तिस था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुआ था? तो देखिए पहली बौद्ध संगीति राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा हुआ था कहाँ? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, अशोक का नाम किस शिलालेख में मिलता है? तो अशोक का नाम जो है मास्की अभिलेख में मिलता है, जो कि कर्नाटक में है। अशोक का कलिंग युद्ध का वर्णन जो है, जो कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अब कलिंग युद्ध का वर्णन जो है ये किस अभिलेख में? तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक है। अच्छा, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था 1837 में, ठीक है। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था 1837 में। नेक्स्ट है महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो महाभाष्य के लेखक थे, इसमें से आंसर क्या होगा? महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि, ठीक है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि, ठीक है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि, ठीक है। तो और ये जो है ये पाणिनि और कौटिल्य, ये सब भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सब से भी क्वेश्चन याद रखना है आपको। जैसे हर्षचरित के लेखक कौन थे?
तो ये थे बाणभट्ट, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। और अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहता है, इसको ऐसे याद कर लीजिए। देखिए अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, तो अष्टाध्यायी को रिलेट करिए कष्ट से, अष्ट को कष्ट से, यानी कष्ट होगा किसी को तो पानी देंगे, यानी कि अष्टाध्यायी जब भी आएगा क्वेश्चन तो दिमाग में तुरंत आ जाएगा कष्ट, कष्ट होगा तो पानी देंगे, ठीक है, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा और याद भी रहेगा। तो अष्टाध्यायी के लेखक हो जाएगा पाणिनि, और अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएगा कौटिल्य, है ना, अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, ठीक है, तो ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक अर्धगोलाकार गुंबद संरचित स्मारक यानी स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा एक स्थान जो है अर्धगोलाकार गुंबद संरचित स्मारक यानी स्तूप के लिए ये प्रसिद्ध है? तो वो है सांची का स्तूप, ठीक है। सांची का स्तूप कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, भीमबेटका भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। सांची का स्तूप आपको बताए थे किसने निर्माण करवाया? तो सांची का स्तूप पूछे, धामे का स्तूप पूछे, अशोक ने करवाया था। केसरिया स्तूप अशोक ने, महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। और सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, जिसमें कि जहाँ से सिंह स्तंभ से जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी लिया गया है, ठीक है, वो उसका निर्माण भी अशोक ने करवाया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करवाया था। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, और ये है आपका सांची का स्तूप, है ना, यही है आपका सांची का स्तूप, ठीक है, इसको देख लीजिए, ये है सांची का स्तूप आपका, ठीक है, ये है सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है सांची का स्तूप। नेक्स्ट है आपका टाइप 3 क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है, यहाँ पर इसमें क्वेश्चन है क्या? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमिज या तो जेंड्रमिज किसे कहा गया है? ठीक है, ये चारों में से किसको यूनानी लेखक ने अग्रमिज या तो जेंड्रमिज कहा था? तो ये कहा था किसको? अग्रमिज या तो जेंड्रमिज कहा था ये धनानंद को, ठीक है, यूनानी लेखक ने अग्रमिज और जेंड्रमिज किसे कहा था? तो धनानंद को कहा था। और धनानंद जो है ये नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का पहला और संस्थापक कौन था? वो था महापद्म नंद, है ना, नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये अजातशत्रु कौन था? तो हर्यक वंश का शासक था, है ना, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, ठीक है। अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था और काला अशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है, काला अशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुआ था। तो ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है? तो जीवन वृत्त का भी जानकारी मिलता है, आंतरिक नीति के बारे में भी मिलता है और विदेश नीति के बारे में भी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी विकल्प सही है, ठीक है। तो ये याद रखना है, अशोक के शिलालेखों से जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेश नीति के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है, याद रखना है। और अशोक का अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था, ठीक है। अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मणी लिपि और प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था, ठीक है। लिपि याद रखना है ब्राह्मणी, और भाषा पूछे तो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। अशोक का नाम किस शिलालेख में मिलता है? तो मस्की अभिलेख में मिलता है। और अशोक का जो कलिंग युद्ध का वर्णन है वो 13वें अभिलेख में है। नेक्स्ट है कि सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से इसे किसे इंगित करता है? तो है ना, किसे इंगित करता है? सारनाथ स्तंभ जो है ये इंगित करता है किसको? तो प्रगति को करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रगति को करता है, ठीक है। और सारनाथ स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सारनाथ स्तंभ को किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। और सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो धम्म में वर्णित ये इसमें से कौन सा नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो संघ के प्रति आस्था है ये धम्म में वर्णित नहीं था, ठीक है। जैसे धम्म में जो है ये वर्णित था कि दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता रखना, दया और दान का विचार रखना, और प्राणियों को बद्ध न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा करना, ये सब शामिल था। दान पुण्य शामिल था।
और गुरुजनों के प्रति आभार ये सब था, और दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार था। ठीक है, ये सभी मतलब अच्छे पॉजिटिव चीज़ें था, लेकिन ये संघ के प्रति आस्था ये उसमें वर्णित नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो धामेक स्तूप कहाँ है, तो याद रखना है कहाँ है और किसने बनवाए, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। तो धामेक स्तूप है सारनाथ में। ठीक है, और सांची का स्तूप पूछे तो वो कहाँ जाएगा, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश के रायसेन में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन में सांची का स्तूप है, और सांची का स्तूप जहाँ है यानी कि मध्य प्रदेश के रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन में ही भीमबेटका भी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, सारनाथ की बात करते हैं तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में ही दिया था। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ है, तो वो भी सारनाथ में ही है। ठीक है, और सांची का स्तूप और भीमबेटका ये हो गया मध्य प्रदेश के रायसेन में। और अच्छा, ये सब का निर्माण किया था, ये सब आपको याद रखना है। धामे का स्तूप, सांची का स्तूप, महाबोधि मंदिर, केसरिया स्तूप और आपका श्रीनगर है ना, श्रीनगर की स्थापना ये सभी अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है। तो बराबर गुफाएं जब भी आए तो पहले आ जाना चाहिए दिमाग में बराबर बिहार में। ठीक है, जहानाबाद के मखदूमपुर क्षेत्र में ये बिहार में है बराबर की गुफाएं। अब पूछा कि किस काल की है, तो ये है मौर्य काल की है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की काल की है ये बराबर की गुफाएं। ठीक है, और जैसे कि ये बराबर की गुफाएं जो है जहानाबाद जिले के मखदूमपुर में है, और ये चट्टानें 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य काल की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। नेक्स्ट है कि तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाकाव्य है कुछ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका अपना जो है महाकाव्य है, उसी तरह तमिल महाकाव्य है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो पूछा जाता है। जैसे कि अब यहाँ पूछ लिया गया कि शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया था, तो शिल्पाधिकारम के लेखक है इलांगो आदिगल। कौन है, इलांगो आदिगल है। ठीक है, जो तमिल महाकाव्य है जहाँ से प्रश्न बार बार रिपीट करता है। ठीक है, वो यहाँ पर आपको याद करवाते हैं, इसको याद रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये सभी प्रश्न रिपीट होते रहता है। ठीक है, ये तमिल महाकाव्य ये सभी। तो तोलकपियम के लेखक कौन है, तो तोलकपियर है। ठीक है, याद रखना है, नाम से ही याद रहेगा आपको। तोलकपियम के लेखक है तोलकपियर। शिल्पाधिकारम तमिल महाकाव्य ये, इसका लेखक हो गया इलांगो आदिगल। शिल्पाधिकारम, तो ठीक है, यहाँ से रिलेट करना है कैसे, देखिए शिल्पादि है ना, आदि है ना, देखिए यहाँ भी आदि का ऑप्शन स्वर आ रहा है और यहाँ भी आदि का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से रिलेट कर लेना है, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और याद भी रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या देखिए, कुछ क्वेश्चन क्या टफ टाइप का रहता है, उसमें कुछ रिलेट कर देते हैं ना तो आसानी से आपको याद रहता है। ठीक है, कुछ मतलब दिमाग लगाना पड़ता है तो आसानी से याद रहता है। शिल्पाधिकारम तो हो जाएगा आदि है ना, देखिए शिल्पाधिकारम ऑप्शन में दिखेगा, शिल्पादि तो आदि वाला आप खोज के आसानी से टिक कर दीजिएगा कि इलांगो आदिगल है। मणि मेकले के लेखक है शीतले सेतनार। इसको रिलेट कर लीजिए अपने वॉइस से ही ऐसे, मणि मेकले शीतले, मणि मेकले शीतले, मणि मेकले शीतले, मणि मेकले के लेखक हो गया शीतले सतनार हो गया। और जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है, तिरुतक देवर, तिरुतक देवर, इसको भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जीवक चिंतामणि के लेखक है तिरुतक देवर, इसको रिलेट ऐसे कर लीजिए कि बहुत सारी भाभियाँ हैं जो कि देवर की बहुत चिंता करता है ना, बहुत चिंता करती है देवर की। ठीक है, तो जीवक चिंतामणि हो जाएगा देवर, चिंता यानी कि भाभी देवर की चिंता करती है। ठीक है, तो जीवक चिंतामणि के लेखक हो जाएगा तिरुतक देवर, चिंता देवर की। ठीक है, तो आसानी से आपको याद हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। अब ऑप्शन में आएगा मालूम, अगर आप भूल भी जाते हैं थोड़ा सा, अगर ये हिंट याद रहता है तो आप ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं। और आपका एग्जाम क्या है, ऑप्शन वाला है, तो इसलिए इस तरीका अपनाना बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसे ही स्मार्ट स्टडी करते हैं और आसानी से मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को जो कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आंसर कर पाएंगे और आप आसानी से आंसर कर देंगे। ठीक है, तोलकपियम के लेखक नाम से याद रहेगा तोलकपियम, शिल्पादि आदि। ठीक है, इलांगो आदिकल, मणि मेकले शीतले, मणि मेकले शीतले सतनार, चिंतामणि है ना, चिंतामणि देवर, तिरुतक देवर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे देवा नाम पिए के नाम से जाना जाता है, तो अशोक को जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है,
अशोक को देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। देखिए देवानाम प्रिय, जिसे देवानाम प्रिय भी कहा जाता है। और अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की अभिलेख में इसका नाम मिलता है। और अशोक का पूरा नाम क्या है? तो देवानाम प्रिय अशोक है, देवानाम प्रिय अशोक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। या कनिष्क से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पर कई प्रश्न आता है तो वो सभी याद रखना है आपको। जैसे कि कनिष्क, ये कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। ठीक है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को कहा जाता है। शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में, शक संवत चलाया था। और जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है ये किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर ही आधारित है ना, जिसको कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर इसी संवत पर आधारित है। ठीक है, अच्छा, भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की शुरुआत किसने किया था? तो कनिष्क ने ही किया था। अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के दरबार में रहता था। चरक किसके दरबार में? तो कनिष्क के दरबार में रहता था। नागार्जुन ये भी कनिष्क के दरबार में रहता था। तो एक शब्द याद रखना आपको, अचानक, यानी अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, ये तीनों आपको याद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। अचानक याद रखना है, अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? तो कौन सा स्तंभ है जो शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? तो मौर्य स्तंभ जो है ये शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं। मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकात्मक स्तंभ है, जो कि धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी मौर्य वंश के बारे में आपको बता दिए थे। मौर्य वंश का संस्थापक था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, और उसका पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। अच्छा, जो पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त का महल जो है वो किसका बना है? तो वो लकड़ी का बना है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? यानी कि तीनों काल से युक्त है वो शिलालेख, वो कहाँ स्थित है? मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल। तो वो शिलालेख है आपको कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। तीनों काल है ना, यानी कि तीनों नदियों का जो संगम है, गंगा, जमुना, सरस्वती। ठीक है, तो वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं इस तरह से। तो तीनों के बारे में जब भी है ना कि 3 विभिन्न कालों, मौर्य, गुप्त और मुगल, उसी तरह जहाँ तीनों नदियों का संगम जो है तो कहाँ है? तो वो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। ठीक है, तो वहाँ से रिलेट करके इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, और इलाहाबाद जो स्तंभ है इसे ही प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। ठीक है, और इलाहाबाद स्तंभ जो है, यानी कि इलाहाबाद स्तंभ का निर्माण करवाया था किसने? अशोक ने करवाया था। ठीक है, लेकिन इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। और प्रयाग प्रशस्ति जो है अभिलेख में किस शासक का उसका जीवन वृत्तांत यानी कि वर्णन किया हुआ है? तो उसमें किया हुआ है समुद्रगुप्त का। ठीक है, याद रखना है, पूछा जाएगा अगर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस शासक से संबंधित है, किस शासक का वर्णन उसमें जीवन का दिया हुआ है? तो समुद्रगुप्त का। ठीक है, तो उसको रिलेट करिएगा ऐसे। देखिए प्रयाग में क्या? पानी ही पानी है। ठीक है, प्रयाग में यानी कि पानी ज़्यादा है, तो समुद्र में भी पानी है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित हो गया? समुद्रगुप्त से। ठीक है, जैसे ऐहोल अभिलेख कुछ इंपॉर्टेंट होता है ना, जो कि आपको पूछा जाता है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है, या तो इससे कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो आपको ऐहोल से अगर अभिलेख मालूम है किस शासक से, तो आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। तो ऐहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि ऐहोल यानी कि एक होल है किसमें? पुल में। ठीक है, तो ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे हो गया? पुलकेशिन द्वितीय से हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी आपको इसमें क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन सा आया है काल? यहाँ पर आया मौर्य काल। ठीक है, तो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। फिर गुप्त काल का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। और मुगल वंश का संस्थापक था बाबर था। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।